हाय फ्रेंड, कंसेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं फिर से। आज लुसेंट ऑब्जेक्टिव जो बुक का वीडियो बना रहे हैं उसमें हम चलते हैं। उसमें उस दिन हमने देखा कि 77 नामक क्वेश्चन तक हमने पहुंचे थे। तो इसमें क्वेश्चन था मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन इसका उत्तर होगा। तो इस यहाँ तक हम देख लिए थे। इसके बाद हम आज फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसके आगे 78 पे आएंगे। हम छोटा छोटा पार्ट करके बना रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। जब मन करे आप लोग तब पढ़ सकते हैं। प्रत्येक वीडियो के नीचे हेडिंग में चैप्टर इंडिकेशन हमने दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तो आपने ध्यान दें। दोस्तों आइए चलते हैं फिर से। कह रहे कि नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज़ लगाता है, क्या कारण है। तो वाक्य कोष्ठ के कारण नर मेढक मादा मेढक की तुलना में अधिक आवाज़ लगाता है। वाक्य कोष्ठ के कारण, वाक्य कोष्ठ सित रक्तीय प्रणाली है। सिक्त रक्तीय प्रणाली कौन है। तो मछली, मेढक, छिपकली तीनों है। शीत रक्तीय प्रणाली यानी ठंडी में भी इन लोगों का रक्त मतलब नहीं जमता है। शीत रक्तीय प्रणाली है मछली, मेढक और छिपकली। चलिए इसके बाद देखेंगे मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है, क्या कारण है। यह त्वचा द्वारा शोषण करता है। इसलिए मेढक जो है ना पानी में और पानी के आसपास में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रस्तुति को कहते हैं। निम्न ताप पर यानी सबसे कम टेम्परेचर पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं। तो हाइबरनेशन कहते हैं। हाइबरनेशन कहते हैं। निम्न तापक्रम पर सबसे कम ताप जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं। तो हाइबरनेशन कहते हैं। उच्च तापक्रम पर किसी वस्तु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं। तो एक्टिवेशन कहते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन आ गया। हाइबरनेशन यानी निम्न तापक्रम की बात करें तो निम्न तापक्रम पर प्रसुप्ति हाइबरनेशन, और उच्च तापक्रम की प्रसुप्ति एक्टिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निरंश प्रणाली कौन है। निरंश प्राणी कछुआ होता है, नियत तापी होता है। निरंश प्राणी कछुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस जंतु में आश्रु ग्रंथि नहीं होती है। निम्न में से किस जंतु में आश्रु ग्रंथि नहीं होती है। तो घड़ियाल में जो होता है ना आश्रु ग्रंथि, टीयर ग्लैंड नहीं होता है। मनुष्य में, कुत्ता में, बैल में, इस सब में टीयर ग्लैंड होता है, लेकिन घड़ियाल में टीयर ग्लैंड नहीं होता है, आश्रु ग्रंथि नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विषैले सांपों में 20 ग्रंथियाँ परिवर्तित होती है। विषैले जो सांप होता है उसमें 20 ग्रंथियाँ लार ग्रंथि से परिवर्तित होता है। यानी सांप का जो विष होता है वह लार ग्रंथि में क्या परिवर्तित रहता है, लार ग्रंथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे विषैला सर्प कौन सा है। तो करैत जो होता है ना सबसे विषैला सर्प माना जाता है भारत में। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और करैत को बहुत ज़्यादा विषैला माना जाता है भारत में। निम्न में से कौन एक विषैले सर्प नहीं है। तो विषैले सर्प नहीं है तो करैत है, वाइपर भी है, इसका पाथियन है, समुद्री सर्प है। तो समुद्री सर्प जो होता है ना विषैले नहीं होता है। पाथियन ये विषय है, वाइपर है, वाइपर रसल, जिसको वाइपर रसल बोलता है। भारत के सबसे ज़्यादा विषैला सर्प होता है, जिसके काट देने से शरीर का प्रत्येक उसको लगभग उसका 20 टोटल हेमोटॉक्सिन होता है। और क्या करता है कि आपको शरीर जो होता है ना शरीर के ब्लड को क्लोथ कर देता है, वो यानी जमने लगता है, अंदर ही जमने लगता है, जिसके चलते अगर तुरंत इलाज मिला तो क्या बोलते हैं इसका रिकवर कर दिया जा सकता है। और थोड़ा सा भी लेट हुआ तो शरीर के सारे ब्लड जम जाएंगे और शरीर का एक बहुत सारा हिस्सा सड़ने लगेगा, जिसके चलते ये बहुत विषैला माना जाता है रसल वाइपर। और इसकी आकृति जो होती है ना, इसकी आकृति बहुत सारे लोग को धोखा हो जाता है। जो इसकी आकृति होती है वो अजगर सांप जैसी होती है। अजगर सांप जैसे समझ के लोग इसको छूने के प्रयास करते हैं, जबकि बहुत विषैला सांप है। उसके बाद इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा भी है, करैत है, पाइथन है। जबकि समुद्री सर्प जो होता है ना इसमें विष नहीं होता है।
नेक्स्ट, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? तो किंग कोबरा होता है ना, किंग कोबरा घोंसला बनाता है। डायनासोर निम्न में से क्या है? तो डायनासोर एक लुप्त सरीसृप है, लुप्त सरीसृप है, मैंने इनको सरीसृप है मतलब सांप की तरह रेंगने वाले हैं डायनासोर, लेकिन ये क्या है? लुप्त हैं। हाल ही में लुप्त हुआ जंतु क्या है? तो लुप्त हुआ जंतु क्या है? तो डायनासोर जो है ना वह लुप्त हो गया। नेक्स्ट, डायनासोर क्या थे? तो मेसोजोइक सरीसृप माने जाति होता है ना, जाति, मेसोजोइक सरीसृप जाति के थे डायनासोर, मेसोजोइक सरीसृप। विषैली छिपकली है तो हीलोडर्मा, हीलोडर्मा ये क्या है? तो विषैली छिपकली, विषैली छिपकली क्या है? तो हीलोडर्मा, हीलोडर्मा विषैली छिपकली होते हैं जिसको काटने से विष उत्पन्न होता है और आदमी मर भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उड़न छिपकली क्या होता है? तो उड़न छिपकली को हम डेक्रो बोलते हैं, डेक्रो को हम उड़न छिपकली बोलते हैं, डेक्रो को हम उड़न छिपकली बोलते हैं। नेक्स्ट, कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो वही नेवला जो है सांपों से लड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्री सर्प को कहा जाता है, समुद्री सर्प को हाइड्रोफिश कहा जाता है, हाइड्रोफिश। समुद्री सर्प जो होता है ना, सर्प समुद्र में जो सांप होता है उसको हाइड्रोफिश भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। तो जो सर्प होते, सांप होते हैं उनमें क्या होता है? कान नहीं होता है, कान नहीं होता। वह किससे ध्वनि ग्रहण करते हैं? तो वह त्वचा से ध्वनि ग्रहण करते हैं। त्वचा से वो इंडिकेशन प्राप्त कर लेते हैं कि हम लोग के ऊपर खतरा है, तुरंत अपने शरीर को एक्टिव कर लेते हैं। पक्षियों की हड्डी होती है तो वातिल होती है, पक्षियों की जो हड्डी होती है ना वातिल होती है। पक्षियों की हड्डी कैसी होती है? तो वातिल होती है। चलिए 98 में हम आएंगे, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति थे? तो डॉक्टर सलीम अली जो थे ना, सलीम अली वो क्या थे? भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ थे। इनको पक्षियों के विज्ञान के बारे में बहुत सारे नॉलेज था, सलीम अली। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग जो होता है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड होता है, हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कीवी पक्षी कहाँ पाया जाता था? कीवी जो होता है ना न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है और न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़नशील पक्षी कौन होता है? तो वहीं कीवी होता है। इसके बाद हम देखेंगे, कह रहा है कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो जुरैसिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी होता है। जुरैसिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी को आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। जुरैसिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी होता है। जुरैसिक युग का एक क्या होता है? सर्व पुरातन पक्षी होता है। नेक्स्ट, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो वहीं अंटार्कटिका जो ठंडे जो होता है ना, बर्फीली इलाका होता है, वहीं पे क्या पाई जाती है? तो पेंगुइन पाई जाती है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है? तो वहीं ऑस्ट्रिच जो होता है ना, उड़ता नहीं है लेकिन दौड़ने में कहिएगा तो बहुत तेजी से दौड़ सकता है ऑस्ट्रिच। वह विलुप्त पक्षी है जिसके चोंच में दांत होते हैं, जिसके चोंच में दांत होते हैं। आर्किया प्लेट्रिक्स जो होता है ना, आर्किया प्लेट्रिक्स वह विलुप्त है, पक्षी विलुप्त है, लेकिन इसके चोंच में क्या होते हैं? इसके चोंच में दांत होते हैं। आर्कियोप्लेट्रिक्स किसके बीच की योजक कड़ी था? तो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की योजक कड़ी था। आर्कियोप्लेट्रिक्स किसके बीच की योजक कड़ी था? तो सरीसृप तथा पक्षी, यानी दोनों के बीच की कड़ी था, सरीसृप और पक्षी दोनों के बीच की कड़ी को लेकिन वो अभी विलुप्त है, इसलिए सरीसृप और तथा पक्षियों के बीच की कड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। इसके बाद हम देखेंगे, पाओ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? पाओ क्रिस्टेसस मोर का वैज्ञानिक नाम है। पाओ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पाओ क्रिस्टेसस मोर का वैज्ञानिक नाम है। निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत थे? तो आर्कियोप्लेट्रिक्स के दांत होते थे। किस पक्षी होते हुए, चोंच होते हुए भी इनके दांत होते थे। आर्कियोप्लेट्रिक्स के दांत होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन होता है? तो हमिंग बर्ड जो होता है ना, उड़ता उड़ान भरता है, यानी पीछे की तरफ भागता है, उड़ता है। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ सकती है? यानी कितना हो अगर
प्लास्टिक वॉल पेंट हो, चिकनी हो, तो क्यों वो चल सकती है घरेलू चोर? तो क्योंकि उनके उंगलियों पर चिपकने वाले लैमली युक्त गद्दियाँ होती है, उनकी अंगुली जो होती है ना, उन पे चिपकने वाले लैमली युक्त गद्दियाँ होती है, जिसके चलते वो आसानी से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है। तो शुतुरमुर्ग जो होता है ना, शुतुरमुर्ग जो देखता है जैसे शिकारी आता है तो वह क्या करता है, वह सबसे पहले शरीर को बचाने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए अपने सर को रेत में छुपा लेता है शुतुरमुर्ग। स्तनधारी वर्ग यानी मैमल्स का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो वह एक स्तन ग्रंथि होती है, स्तनग्राही यानी पालतू स्तन जो दूध देने वाला होता है, तो स्तन ग्रंथि होती है। उसके बाद श्वेत ग्रंथियाँ होती है, 4 कोष्ठीय हृदय होता है। स्तनधारी में कितने 4 कोष्ठीय हृदय होता है, यानी इसमें से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन जो होता है ना, एक स्तनधारी वर्ग का उदाहरण होता है। डॉल्फिन स्तनधारी वर्ग का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो मछली जो होता है ना, स्तनधारी नहीं होती है, मछली अंडा देती है। चमगादड़ बच्चा देता है, व्हेल बच्चा देता है, मनुष्य भी बच्चा देता है, लेकिन मछली बच्चा नहीं देती, मछली बच्चा नहीं देती है, अंडा देती है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको थोड़ा सा स्लाइड करके यहाँ ला दें। हाँ, कह रहा है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन जो होता है ना, वो स्तनी में वर्गीकृत किया जाता है। डॉल्फिन जो होता है वो स्तनी में यानी मत्स्य में नहीं होता है, उभयचर नहीं होता है, सरीसृप भी नहीं होता है, लेकिन डॉल्फिन स्तनी में वर्गीकृत किया जा सकता है। व्हेल स्तनधारी है, क्योंकि व्हेल स्तनधारी होती है, दूध देने वाली होती है। क्या कारण है? क्योंकि इसमें दुग्ध ग्रंथियाँ तथा जरायुज का बाल होता है। जरायुज के दुग्ध ग्रंथियाँ तथा जरायुज का बाल होता है। जरायुज का बाल होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन होता है? तो वही नील व्हेल जो होता है ना, सबसे विशाल जीवित स्तनदायी होता है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? तो बाघ है। 39वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी बाघ होता है। स्तनी के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो वहीं 4 गो होते हैं। प्रकोष्ठ की बात होती है तो स्तनी 4 गो होते हैं इसके प्रकोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु यानी आरबीसी किस में होते हैं? तो स्तनी में होते हैं। आरबीसी स्तनी में होते हैं, यानी केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु आरबीसी स्तनी में होते हैं। वेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो वेल के हृदय में 4, यानी स्तनी जो होता है उसको 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल के हृदय में 4 होते हैं। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे कि बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो टैपिटम लूसिडम के कारण, टैपिटम लूसिडम के कारण बिल्ली की आंखें रात में चमकती है। टैपिटम लूसिडम के कारण चमकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किस में पाया जाता है? तो वहीं चमगादड़ में पाया जाता है। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार जो होता है ना, चमगादड़ एक प्रासरव्य ध्वनि स्रोत को इंडिकेट करता है, इसलिए इसमें क्या होता है? तो रडार तंत्र मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करें कि अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ होता है, क्योंकि लक्ष्य निर्धारण तो रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? वहीं चमगादड़ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि इसमें कि अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है, क्योंकि उनके मुख से उत्पन्न होता है, मुख से अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न होते हैं। उनके मुख से अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न होता है, उनके मुख से अल्ट्रासोनिक तरंगे होता है। मानव का जैविक नाम होता है तो होमो सेपियंस। मानव का जैविक नाम क्या होता है? तो होमो सेपियंस होता है। मानव का जैविक नाम होता है होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को वहीं कुत्ता को बनाया था? नेक्स्ट, स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण
गर्भ में माँ से प्राप्त होता है? तो खनिज लवण तथा ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन। खनिज लवण, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, खनिज लवण, ग्लूकोज और ऑक्सीजन स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में प्राप्त होता है और खनिज लवण और ग्लूकोज ऑक्सीजन। नेक्स्ट, अंडा देने वाले स्तनधारी होते हैं। तो अंडा देने वाले स्तनधारी प्लेटिपस होते हैं। अंडा देने वाले स्तनधारी होते हैं तो वह प्लेटिपस होते हैं। प्लेटिपस। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरन की होती है। हिरन की सबसे बड़ी आंखें हिरन की होती है। निम्न में से नियत तापी प्राणी कौन सा होता है? तो चमगादड़ जो होता है ना, चमगादड़, वह नियत तापी प्राणी होता है, चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद में समान हो जाता है। तो संकट चूहा खतरे के समान। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। तो संकट चूहा। कटक चूहा जो होता है ना, जैसे खतरा होता है उसके ऊपर, वह क्या होता है? वह गेंद के समान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकतम पाए जाते हैं। तो यूरिया अम्ल पाए जाते हैं। यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। यानी स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूल में अधिकृत में पाए जाते हैं। तो यूरिया अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें कह रहा है कि शीत रक्तीय प्रणाली हो सकते हैं। तो शीत रक्तीय प्रणाली मछली भी हो सकती है और छिपकली भी हो सकती है, मेढक भी हो सकता है, यानी उनमें से सभी हो सकते हैं। मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है। तो मेढक में बाह्य फर्टिलाइजेशन होता है। मेढक में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है? तो वहीं बाह्य फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? तो कीट। मधुमक्खी और कीड़ी कीट वर्ग से संबंधित होता है। मधुमक्खी और कीड़ी जो होता है ना, वह कीट वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट, टिड्डी क्या होती है? तो टिड्डी एक कीड़ा होता है। कीड़ा होता है। पक्षी रोग और रसायन, एक कीड़ा होता है। टिड्डी एक कीड़ा होता है। टिड्डी दल जो पिछले साल पाकिस्तान में हमला किया था वही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य क्या है? तो फेरोमोन होता है। जानवरों की एक जाति के द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक तत्व कौन होता है? तो फेरोमोन होता है। फेरोमोन। स्तनधारी जो विभिन्न रंग पहचान करते हैं, तो वे सभी स्तनधारी होते हैं। मनुष्य कुत्ते और बंदर, मनुष्य और बंजर तथा स्तनधारी, यानी स्तनधारी जो सभी रंगों को पहचान कर लेते हैं, वह क्या होता है? तो वह सभी स्तनधारी होते हैं। डायनासोर क्या थे? तो डायनासोर एक सरीसृप थे जो लुप्त हो गए। एक सरीसृप थे, रेंगने वाले थे सांप की तरह, वह क्या है? वह लुप्त हो गए। नेक्स्ट, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा होता है? हिपेरिन जो होता है ना, प्रतिस्पंदन पदार्थ होता है रक्त में। नेक्स्ट, आर्कियोप्लेट्रिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो सरीसृप और पक्षी। आर्कियोप्लेट्रिक्स जो होता है ना, वह सरीसृप और पक्षी दोनों के बीच के संयोजक कड़ी होता है। वह ना पक्षी में भी आता है और सरीसृप में भी आता है, दोनों के बीच आता है। और आर्कियोप्लेट्रिक्स में जो पक्षी में आते हैं उनमें चोंच में दांतें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है? तो डायटम जो होता है ना, वो समूह के जीवों के डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण होता है डायटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथम पूर्वज क्या है? तो मैथम पूर्वज एक क्या है? तो मैथम पूर्वज हाथी को कहते हैं। मैथम पूर्वज क्या है? तो मैथम पूर्वज हाथी को बोला जाता है। चलिए, लास्ट पैराग्राफ है मेरा। इसके बाद कह रहा है कि फेरोमोन्स पाए जाते हैं। तो फेरोमोन्स कहाँ पाए जाते हैं? तो कीटों में पाए जाते हैं। फेरोमोन्स जो होता है ना, फेरोमोन्स कीटों में पाए जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन होती है? तो व्हेल शार्क होते हैं। व्हेल शार्क होती है सबसे बड़ी मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन होता है? तो गोरिल्ला होता है। आधुनिक जो मानव होता है उसका निकटतम संबंधी गोरिल्ला होता है। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी जो होती है ना, मकड़ी कीट नहीं होती है।
पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू होता है। भालू और पांडा दोनों एक ही कुल का होता है। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, तो वातक तंत्र से अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। किससे? तो वातक तंत्र से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो एकिडना जो होता है ना, अंडे देता है, डायरेक्ट बच्चा नहीं देता है। कंगारू से ही व्हेल ये सब डायरेक्ट बच्चा देता है, जबकि एकिडना जो होता है ना अंडे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो नागराज जो होता है ना, नागराज ये सर्प होते हुए भी फिर इसका मुख्य भोजन भी दूसरा सर्प है, यानी सांप ही सांप को खाता है। नागराज करैत गलत है, रसल वाइपर गलत है, टैटन सर्प गलत है, नागराज इसको सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीवों में वो घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोप्रांत नर को मार देती है? तो मकड़ी। इसको समझेंगे, वह कौन सा जीव है जो इसमें घटना पाई जाती है, जैसे मैथुनोप्रांत यानी वे अपने संबंधित अपने मादा, जैसे मैथुनोप्रांत यानी बच्चा देने के बाद नर जो होता है ना, नर को मार देती है। मादा जो होती है, मकड़ी जो होती है, वह एक बार अपने मैथुन के दौरान वह क्या करती है? वह मादा को मार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 में, कह रहा है कि तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैबूसिया। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से क्या मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैबूसिया। इस क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से, तालाब या कुआं कोई में से एक में से छोड़ देते तो मच्छरों को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने में मदद मिलती है? तो गैबूसिया। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है? तो लंगूर जो होता है ना, कॉपी नहीं है, जबकि गिबन, गोरिल्ला, औरंग उटैन और लंगूर जो होता है ना, एक क्या है? कॉपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? तो वह क्या है? तो वे स्तनधारी हैं। डुगोंग क्या है? तो स्तनधारी हैं। डुगोंग नामक समुद्री जीव एक स्तनधारी हैं। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उडैन बलगुल निम्नलिखित में से क्या है? तो चमगादड़। उडैन बलगुल क्या है? तो चमगादड़। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उडैन बलगुल क्या है? तो एक चमगादड़ होता है। उडैन बलगुल एक चमगादड़ होता है। चलिए, इसके बाद इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं और वीडियो को थोड़ा सा चलिए, इसके बाद हम 9 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, 9 नंबर चैप्टर में आएंगे। इसमें कह रहा है कि कोशिका विज्ञान हम देखेंगे, कोशिका विज्ञान नहीं, साइटोलॉजी का अध्ययन इसमें हम करेंगे। इसमें कह रहा है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो रॉबर्ट हुक। सेल नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने दिए थे। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेद करती है? तो सेंट्रियोल जो होता है ना, सेंट्रियोल जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से क्या करती है? अलग करती है। सेंट्रियोल जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है। सेंट्रियोल जंतु से वनस्पति कोशिका को क्या करती है? अलग करती है, सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो राइबोसोम जिसमें नहीं होता है तो उसमें प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, श्वसन होगा, उत्सर्जन होगा, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण होगा, लेकिन प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। जिसमें राइबोसोम की अनुपस्थिति में राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण ही नहीं हो पाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। कोशिका में जो होता है ना प्रोटीन संश्लेषण, वह कहाँ होता है? तो वह राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो कोशिकांग कौन है? तो गुणसूत्र नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, गोल्गी काय नहीं होता, तो
प्लास्टिड प्लास्टिड जो होता है ना, सबसे बड़ा कोशिका अंग है प्लास्टिड, सबसे बड़ा कोशिका का अंग है प्लास्टिड। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो कोशिका भित्ति कहलाता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है तो कोशिका भित्ति। कोशिका को कौन सा एक निश्चित रूप प्रदान करती है? तो कोशिका भित्ति कोशिका को एक निश्चित रूप देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो अंतःद्रवी जलिका कहलाता है। यानी कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, कोशिका जो द्रव होता है उसमें उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो अंतः प्रद्रवी जालिका कहलाता है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या होता है? तो प्रोटीन कहाँ निर्माण होता है? तो राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा कोशिका का अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी होता है, लवक भी होता है, रिक्तिकाएँ भी होता है, यानी वो उपयुक्त सभी होता है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति, लवक तथा रिक्तिकाएँ तीनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल कहाँ होता है? तो वही माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका का शोषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? तो वही कोशिका का क्या होता है? शोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि अवर्णी लवक मुख्यतः पाया जाता है। अवर्णी लवक पाया जाता है तो जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जड़ों की कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं? अवर्णी लवक पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। कहाँ? तो जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। तो क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग, फूल और बीज को कौन सा रंग प्रदान करता है? आकर्षक एक सुंदर रंग प्रदान करता है। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है ना, फूल और बीज दोनों को क्या करता है? एक आकर्षक रंग देता है। पत्तियों का हरा रंग क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों में हरा रंग होता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों में हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका की आत्महत्या। तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या कहते हैं, आत्महत्या थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। लाइसोसोम में वह कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। वह क्या होता है? वह जिसमें जीव द्रव को क्या होता है? जीव द्रव को घुला देता है या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ होता है। कोशिका में सबसे 80% से ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता है, चर्बी नहीं होता है, खनिज नहीं होता है, जल होता है और जिसमें 80% से ज़्यादा पाया जाता है कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा दिया था कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं? जितना भी जीव होता है वह सभी किसी न किसी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो वह टी स्वान तथा रॉबर्ट हुक ने दिया थे। इसके बाद हम देखेंगे, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति के कारण किसी पादप कोशिका किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। उसके बाद में गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य होता है स्रावी होता है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो स्रावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का अंग डीएनए रखता है? तो डीएनए जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया रखता है। डीएनए रखता है कोशिकांग, डीएनए रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्यतः भूमिका निभाता है? तो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा राइबोसोम जो होता है ना, वो प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो लाइसोसोम और एंटोसोम। ये सब गलत हो जाए, गोल्जी का लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब नहीं होता है। प्रोटीन का संश्लेषण में मुख्य भूमिका कौन होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा राइबोसोम जो होता है ना, प्रमुख भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, प्रोग्लैम्ड सेल डेथ कोशिकीय तथा आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो एजिंग कहलाता है, एजिंग। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय व आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो एजिंग कहलाता है। कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक जो होता है ना, लवक जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। लवक जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। लवक जो होता है ना, जंतु में नहीं उपस्थित होता है, केवल पादप में होता है। नेक्स्ट, लाइसोसोम कार्य करते हैं। तो अंतः कोशिकीय पाचन में लाइसोसोम क्या करता है? तो कार्य करता है, अंतः कोशिकीय पाचन में काम करता है। कोशिका भित्ति क्या होती है? तो परागम में होती है। कोशिका भित्ति एक परागम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके भीतर की वलन को क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। उसके भीतर के वलन को क्रिस्टी और क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है, किस में नहीं होता है? तो जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। कवकिष्ठ, हरे शैवाल इसमें अनुपस्थित, जीवाणु में अनुपस्थित नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, वह जीवाणु में उपस्थित नहीं होता है, जबकि हरे शैवाल, ईस्ट, कवक ये सब में होता है। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो पुरकिंजे साहब ने किया। पुरकिंजे साहब ने जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आहार है, यह किसका कथन है? यह हक्सले का कथन है। जीव द्रव्य क्या है? तो वह जीवन का भौतिक आधार है, हक्सले का कथन है। डीएनए हेलिक्स का प्रारूप मॉडल, डीएनए का प्रारूप मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद कह रहा है कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले ब्राउन ने किया था। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है तो केंद्रक द्वारा। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। गुणसूत्र वाल्डेयर के द्वारा दिया गया। गुणसूत्र जो होता है ना, वो वाल्डेयर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि अंतः प्रदव्य जालक की खोज किसने की? तो पोर्टर ने की थी। अंतः प्रदव्य जालक की खोज पोर्टर ने की थी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? तो नॉल तथा रस्का ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल तथा रस्का ने किया था। नेक्स्ट, वास्तविक केंद्र किस में उपस्थित होता है? तो जीवाणु में वास्तविक यानी सही रूप से जीवाणु में उपस्थित होता है वास्तविक केंद्रक। सर्वाधिक संख्या यानी 2n गुणसूत्र में पाए जाते हैं तो ऑफियोग्लोसस में पाया जाता है। ऑफियोग्लोसस में क्या पाया जाता है? तो सबसे अधिक संख्या में गुणसूत्र पाया जाता है। सबसे अधिक संख्या में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? ऑफियोग्लोसस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जीवन का भौतिक आधार क्या होता है? तो प्रोटोप्लाज्मा होता है। जीवन का भौतिक आधार होता है प्रोटोप्लाज्मा जीवन का भौतिक आधार होता है प्रोटोप्लाज्मा। इसके बाद देखेंगे कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका होती है तो माइकोप्लाज्मा जो होती है ना, वह सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका अमीबा भी नहीं होता है, श्वेत रक्त कणिकाएँ भी नहीं होता है, रक्त कणिकाएँ भी नहीं होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा जो होता है ना, सबसे छोटी कोशिका होता है। चलिए, इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। इसके बाद हम देखेंगे मानव शरीर यानी ह्यूमन साइकोलॉजी देखेंगे। मानव शारीरिक क्रिया के विज्ञान को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है और धीरे धीरे उसको
उम्र बढ़ते जाता है और हड्डियों की संख्या जुटते जाती है, जिसके चलते वो एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियों तक आ जाती है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या याद होगा आपको, 8 होती है। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मनुष्य के शरीर में फसलियों में कितने जोड़े होते हैं, फसली कितने जोड़े होते हैं, फसली हड्डी और फसली 12 जोड़े होते हैं। 12 वहीं जो नहीं होता है, जो फेफड़ा के ऊपर की परत जो होता है यानी सीना, जिसको बाती बोलते हैं, 12 होता है, 12। नेक्स्ट, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियाँ होती है तो जबड़े में सबसे प्रबल अस्थि यानी मजबूत होती है। कहा जाता है कि लोहे से भी मजबूत होती है, प्रबल जबड़े में होते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी स्टेपिस होती है, जो कान की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो पैर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो टिबिया है और फीमर है, फिबुला है तथा ह्यूमरस जो होता है ना, वो पैर की हड्डी नहीं होती है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? या ऊपरी भुजा है। ह्यूमरस जो होता है ना, वो ऊपरी भुजा यानी हाथ की हड्डी होती है। फीमर, फिबुला तथा टिबिया ये सब पैर की होती है तथा ह्यूमरस हाथ की होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? तो पैर की हड्डी जो होती है ना, खोखली होती है, ठोस नहीं होती है, संरद्र नहीं होती है, कीलक नहीं होती है। मनुष्य के शरीर के पैर की हड्डी जो होती है खोखली होती है, यानी बीच में उसमें गैप रहता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टांग में। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? वहीं जांघ की हड्डी जो फीमर बोलते हैं वहीं सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व क्या होते हैं? तो दांतों तथा हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस, दांतों तथा हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमजोर हो जाती हैं? बुढ़ापे में हड्डियाँ क्यों कमजोर? क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर में, इसलिए हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थि में कैल्शियम फॉस्फेट कि सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अस्थि में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम तो रहना ही है। चलिए, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थि और पेशी को आपस में टेंडन जोड़ता है। टेंडन, अस्थि और पेशी को आपस में कौन सा जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 जो दांत होता है, 20 दांत जो होता है ना, 20 दांत उसको फिर से टूटता है और फिर से उगता है। 20 दांत 2 बार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत। पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से शुरुआत होती है। मुख से ही शुरू हो जाती है पचना, भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो 32 फीट लंबी होती है। वहीं पाचन का नली जिसमें पाचन होता है तो 32 फीट लंबी होती है। देख लीजिए कितनी बड़ी है। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन के द्वारा। यानी मुख में स्टार्च जो होता है ना, शर्करा में, स्टार्च का शर्करा में पाचन टाइलिन के द्वारा। पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो कार्निया जो होता है ना, कार्निया आँख का भाग होता है, यह पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। आंत है, पित्ताशय है, यकृत है, सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्यों? तो एजीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। एजीव जो होते हैं रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक होते हैं? तो एजीव रासायनिक क्रिया करते हैं, इसके लिए उत्प्रेरक अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध जो होता है ना, दूध प्रोटीन को पचाने का एंजाइम होता है, रेनिन। दूध में जो प्रोटीन होता है उसको कौन सा पचाता है? तो पेप्सिन, ट्रेप्सिन तथा इमेरिन, ये सब कुछ नहीं पचाता है। रेनिन जो होता है ना, प्रोटीन को पचाता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाता है? तो अधिकतम पोषक तत्व जो होता है ना, छोटी आंत से अवशोषित किया जाता है। छोटी आंत से अवशोषित किया जाता है। पोषक तत्व जो होता है ना, अधिकतम पोषक तत्व छोटी आंत जो से अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की।
पेट में जो भोजन पचता है वह किसकी कमी से? एंजाइम की कमी से। एंजाइम की कमी होती है इसलिए एंजाइम लोग सिरप पीता है। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो लार जो होता है ना, लार स्टार्च का पाचन करते हैं। मुख से निकली लार स्टार्च का पाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? मानव पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? मानव पेट में होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है। HCl होता है पेट में। नेक्स्ट, मानव शरीर में मानव शरीर में जो भोजन होता है उसका रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सबसे अधिक होता है? भोजन जो होता है ना, रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में जो होता है ना, छोटी आंत में वह भोजन रक्त द्वारा अवशोषण होता है, वहीं से शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो होता है ना, उदर में होता है। ग्रास नाली, मुख, छोटी आंत ये सब नहीं होता है। प्रोटीन का पाचन उदर से शुरुआत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा देता है, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। क्या कारण होता है? आमाशय की दीवार जो होता है ना, मसल्स होती है, वह सुरक्षित होती है, इसलिए यह क्या होता है, HCl इसमें रहता है, वह भोजन को पचा देता है, लेकिन इसके दीवार को कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके मसल्स जो होता है ना, श्लेष्मा होती है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ जो होता है उसका कौन सा चूषण करता है? तो यकृत जो होता है ना, यकृत, लीवर, जो पचे हुए भोजन में जितने विषैला पदार्थ होता है वह लीवर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, लीवर। इसलिए लीवर फेल हो जाता है तो विषाक्त पदार्थ शरीर में जितने होते हैं सब रह जाएंगे, जिसके चलते आदमी नहीं बच पाता है। इसलिए लीवर होना ज़रूरी है, जो जितने भी विषैले पदार्थ है सबको क्या करता है, चूषण करता है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को प्लीप्लेपडाइट में बदल देता है। प्रोटीन को प्लीप्लेपडाइट में बदल देता है। पाचन क्रिया प्रोटीन निम्नलिखित में से किस में बदल देता है? पाचन क्रिया प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल देता है? प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल देता है। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है वह किस में बदल देता है? तो एमिनो अम्ल में बदल देता है। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ग्लाइकोजन में जो भूख लगने वाला है, तो यकृत जो होता है ना, लीवर, वह ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को तो जमा करता है, लेकिन किस रूप में करता है? तो वह ग्लाइकोजन के रूप में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त जो होता है ना, यकृत से, वहीं लीवर में ही पैदा किया जाता है, क्योंकि वह जितने विषैला शरीर का पदार्थ होता है, विषैले चीज़ होता है, वह चूसता है, इसलिए वह सब विषैले मिल के पित्त हो जाता है। इसलिए यकृत से पित्त यानी बाइल जमा होता है, तो वहीं बाइल पित्ताशय को ही पित्त बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो वासा का पायसीकरण यानी इमल्सनीकरण करता है। वासा का जो होता है ना, पायसीकरण कर देता है। पित्त का जो होता है ना, वासा का अम्ल और ग्लिसरॉल में नहीं करता है, अम्ल तथा ग्लिसरॉल वासा का पायसीकरण कर देता है। पित्त वासा का पायसीकरण कर देता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वेल ने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज हार्वे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, पेसमेकर का संबंध किससे आता है? पेसमेकर हृदय की गति मापा जाता है पेसमेकर से। पेसमेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। पेसमेकर जो होता है ना, दिल की धड़कन प्रारंभ करता है। गति प्रेरक किससे संबंधित होती है? तो गति प्रेरक जो होती है हृदय से संबंधित होती है। निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो धमनी यानी रक्त के द्वारा जो प्रेशर दिया जाता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, रक्त के द्वारा जो दबाव डाला जाता है, किस पर डाला जाता है, किन भित्तियों पर डाला जाता है? तो धमनी भित्तियों पर डाला जाता है। याद रखें, सीरा भी ऑप्शन देगा लेकिन नहीं मारेंगे। रक्त द्वारा दबाव यानी ब्लड प्रेशर, रक्तदाब कहते हैं, रक्त द्वारा दबाव डाले जाते हैं, तो धमनी पर दबाव डाले जाते हैं। नेक्स्ट, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्त दाब टेम्परेचर घट जाता है, यानी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर मापक होता है, तो एस्फिग्मैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मापते हैं। इसके बाद जर्विक 7 क्या है? तो जर्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है।
जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। लब डब आवाज़ निम्नलिखित में से किस अंग से निकलता है? तो हृदय से लब डब आवाज़ हमेशा निकलता है। तथा जार्विक 7 क्या होता है? तो कृत्रिम हृदय होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड लगता है। हृदय को दिल को एक बार धड़कने में 0.8, याद कर ले, 0.8 बार में 1 सेकंड में, एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड लगता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 72 बार होता है। 72 बार मनुष्य में 1 मिनट में प्रति स्पंदन होता है, यानी श्वसन क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 4 गो प्रकोष्ठ होते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो धमनी से मापा जाता है। वहीं धमनी जो ब्लड प्रेशर यानी जिस पर प्रेशर पड़ता है उसे धमनी नाड़ी दर से मापा जाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, स्वस्थ मनुष्य का 120/80, 120 mm में होता है, 120/80 होता है। इसके बाद दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय गति 2 अरब होती है। सामान्य जीवन काल यानी लाइफ में मनुष्य कितने बार मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है? तो 2 अरब बार धड़कता है। 1 अरब 2 अरब 2 अरब, याद रखें। मनुष्य के टोटल जीवन काल में हृदय गति 2 अरब बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है? तो हृदय पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है, पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। और जैसे हृदय काम करना बंद कर देगा तो डेथ ऑफ बॉडी। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी होती है? एरोटा जो होता है ना, एरोटा शरीर की सबसे विशालतम ध्वनि होती है। शरीर की सबसे विशालतम ध्वनि को हम एरोटा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो शरीर के वजन का टोटल 7% होती है। शरीर के वजन के 7% मानव में खून की मात्रा होती है। नेक्स्ट, एक वयस्क में रक्त का औसतम 5 से 6 लीटर होता है। वयस्क में औसत का आयतन औसत 5 से 6 लीटर होता है। वयस्क में औसत का आयतन 5 से 6 लीटर होता है। मानव रक्त का pH मान होता है तो 7.4 होता है। मानव रक्त का जो pH मान होता है 7.4 होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली करता है। ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली करता है। ब्लड बैंक तिल्ली वहीं जो होता है, जो ऊपर से हल्का सफ़ेद काटने पर सब रेड दिखाई देता है, वहीं तिल्ली होता है, ब्लड बैंक होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80 से 82% होती है भिन्नता। रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा 80 से 82 होती है। रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन से होते हैं? तो रक्त में सबसे अधिक लोहा पाई जाती है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। रक्त कहाँ पे शुद्ध होता है? तो किडनी में। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। किडनी का काम क्या होता है? तो शरीर में जितने भी रक्त होता है वह किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। खून के शुद्धिकरण को डायलिसिस कहते हैं। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। हेमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हेमोग्लोबिन में लोहा होता है। शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य होता है तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन को ले जाना, तो हेमोग्लोबिन का कार्य होता है। नेक्स्ट को होता है हेमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो हेमोग्लोबिन जो होता है ना वह हेमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी का प्रमुख घटक होता है। हेमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन को ले जाता है। हेमोग्लोबिन शरीर के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन को ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिका जो होती है ना उसके द्वारा क्या होता है? रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह कि मानव शरीर के अंदर नलिकाओं में रक्त का मुक्त प्रवाह होता है। रक्त का मुक्त प्रवाह होता है। निम्नलिखित में से किस रसायन की उपस्थिति में नलिकाओं में प्रवाहित रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो हिपेरिन में रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसके बाद हम देखेंगे मानव शरीर के भीतर खून निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के चलते नहीं जमता है। नेक्स्ट, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइड जो होता है ना, रुधिर के प्लाज्मा जो होता है उसमें एंटीबॉडी निर्मित होता है लिम्फोसाइड में।
लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? तो इरिथ्रोसाइटस के नाम से जाना जाती है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइटस के नाम से जाना जाता है, डॉक्टरी भाषा में कहते हैं इसको इरिथ्रोसाइटस। आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है? इरिथ्रोसाइटस के नाम से जाना जाता है। लाल रक्त कणिका आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? तो आरबीसी यकृत में उत्पन्न होती है, यकृत। आरबीसी उत्पन्न कहाँ होती है? आरबीसी को इरिथ्रोसाइटिस तो कहते हैं, आरबीसी को क्या कहते हैं? तो आरबीसी को इरेथ्रोसाइटिस तो कहते हैं, लेकिन उत्पन्न कहाँ होती है? तो वह अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है। तो पलीहा जो होता है ना, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है। शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ कितने दिनों तक जीवित रहती है? तो लाल रक्त आरबीसी 120 दिन तक ही जीवित रहती है। इसके बाद हम देखेंगे मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वहीं अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा, लाल रुधिर कणिका जो होती है वो अस्थि मज्जा में इसका उत्पादन होता है। लाल रुधिर अस्थि मज्जा में इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होता है? की संख्या बढ़ेगी। उच्च उन्नतांश में मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। उच्च उन्नतांश में मानव शरीर की संख्या, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। सफ़ेद रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। डब्ल्यूबीसी सफ़ेद रक्त कण जो होता है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करता है। मनुष्य में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्म्स होती है। मनुष्य में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म होती है? श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म? न्यूट्रोफिल्म। श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्म्स अधिक होती है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है, मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है, खून में प्रविष्ट होता है, तो प्रतिक्रिया कौन सा प्रारंभ होती है? तो डब्ल्यूबीसी। जब कोई पदार्थ रुधिर प्रणाली में मिलता है, प्रविष्ट होता है, तो प्रतिक्रिया कौन सी प्रारंभ होती है? तो डब्ल्यूबीसी। रक्त समूह की खोजकर्ता लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप का खोज किए थे। आरएच फैक्टर क्या होता है? आरएच फैक्टर से क्या पता है? लैंडस्टीनर तथा आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया? लैंडस्टीनर ने पता लगा। बीनर तथा लैंडस्टीनर ने पता लगा आरएच फैक्टर का। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? तो एबी जो होता है ना, एबी में एंटीबॉडी नहीं हो, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? तो ओ जो होता है ना, ओ में दोनों में एंटीबॉडी पाई जाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। यूनिवर्सल डोनर किसी को भी दे सकता है, इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। और ए बी जो होता है ना, ए बी, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। एक्सेप्टर इसको किसी से भी ले सकता है, लेकिन दे नहीं सकता, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं। एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए इसको देने का अधिकार नहीं है, केवल ले सकता है। और एंटीबॉडी जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है वो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। याद रखें, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी होता है। इसमें क्या होता है? एंटीबॉडी नहीं होता, इसलिए नहीं दे सकता है। वो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, इसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, इसलिए किसी को जिसके पास रहेगा वही नहीं देगा। इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है, इसलिए ये दे सकता है। जिसमें एंटीबॉडी है ही नहीं तो वो क्या देगा? वो केवल ले सकता है। याद रखें। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो एंटीजन नहीं पाया जाता। एंटीबॉडी और एंटीजन अलग चीज़ है और एंटीबॉडी अलग। एंटीजन नहीं पाया जाता, वो में एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि दोनों एंटीबॉडी होते हैं और एंटीजन नहीं होता है। एंटीजन यानी प्रतिजन इसको बोलते हैं। एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन क्या होता है? कैसा पदार्थ होता है? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। यानी ओ जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें दोनों एंटीबॉडी तो पाया जाता है, लेकिन एंटीजन नहीं होता है। सेम इसी के विपरीत ए बी जो होता है ना, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, जबकि एंटीजन उसमें होता होगा। प्रतिरक्षी के निर्माण को दबाव करता है। एंटीजन जो होता है ना, प्रतिरक्षी के निर्माण को दबाव देता है। नेक्स्ट, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो एंटीबॉडी जो होता है ना, वह संक्रमण के विरुद्ध इसका कार्य होता है। संक्रमण, किसी प्रकार के संक्रमण जो होता है ना उसको रोकता है एंटीबॉडी। यानी दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीबॉडी पाया जाता है एंटीजन
एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो संक्रमण के विरुद्ध लड़ाई करने में सक्षम होता है एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर जो है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो बंदर से संबंधित है। RH फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? RH फैक्टर के अनुसार, RH फैक्टर से अनुसार तो RH पुरुष तथा RH महिला RH विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। पुरुष महिला RH विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, कह रहा है उपयुक्त नहीं है। यानी कौन कौन सा RH फैक्टर वाले को विवाह नहीं करना चाहिए एक साथ, तो करना चाहिए उसको हम देख लेते हैं। RH माइनस अगर पुरुष का रहता है और प्लस महिला का रहता है, माइनस पुरुष प्लस माइनस पुरुष और प्लस महिला रहता है तो हो सकता है, और माइनस पुरुष और माइनस महिला रह सकता है तो भी हो सकता है, प्लस पुरुष प्लस महिला हो सकता है तभी हो सकता है, लेकिन प्लस पुरुष माइनस महिला रहता है तो कभी नहीं होगा। फिर से इसको देखेंगे। अगर माइनस प्लस रहेगा, पुरुष, सबसे पहले पुरुष की बात यहाँ पर देख लेंगे। पुरुष माइनस महिला प्लस, पुरुष माइनस और महिला प्लस रहेगा, या इसका जस्ट विपरीत पुरुष प्लस और महिला माइनस, यानी माइनस प्लस रहेगा। सबसे पहले माइनस प्लस रहेगा तो इसको हो सकता है, अगर माइनस माइनस भी रहेगा तो हो सकता है, लेकिन और पुरुष अगर प्लस होता है और महिला अगर माइनस होती है, पुरुष प्लस और महिला माइनस तो नहीं होता है। यहाँ पे एक गलत यहाँ पे बोल दिए हैं दोस्तों। ये तीसरा ऑप्शन में है पुरुष प्लस और महिला माइनस प्लस। प्लस का भी हो सकता है, माइनस प्लस का भी हो सकता है, प्लस का हो सकता है, माइनस प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, लेकिन प्लस माइनस का नहीं हो सकता है। प्लस माइनस, पुरुष का प्लस और महिला का माइनस, पुरुष का प्लस और महिला का माइनस नहीं हो सकता है, जबकि इसका जस्ट उल्टा माइनस प्लस का हो सकता है। माइनस पुरुष और प्लस महिला दोनों में अगर सेम होता है, प्लस माइनस, महिला का भी प्लस और महिला का भी प्लस और पुरुष का भी प्लस रहता है, और महिला का भी माइनस पुरुष का भी माइनस, तो विवाह के लिए उपयुक्त है। और महिला का माइनस और पुरुष का माइनस रहता है, तो और जहाँ पे पुरुष का प्लस और महिला का माइनस है तो वहाँ पे क्या होता है, वह विवाह के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। यानी प्लस माइनस से याद रखें। इसके बाद संतानों की भ्रूण अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर की रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इन रोगों को इथ्रियोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। ब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो पिता का प्लस और माता का माइनस होता है। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से, यानी पिता के भ्रूणीय अवस्था के बाद जो माता में गर्भ अवस्था रहता है तो उसमें रक्त का थक्का बनने से ही वह क्या होता है, तो फिटेलिस जब होता है तो स्त्रियों ब्लास्टोसिस फिटेलिस जिसको कहा जाता है वह मर जाता है, बच्चा मर जाता है। इसका कारण क्या होता है, वहीं प्लस माइनस का होता है। पिता का प्लस फैक्टर और माता का माइनस फैक्टर जहाँ हुआ वहाँ दिक्कत हो जाता है, वहाँ पे मर जाता है। और इसे अगर प्लस रहता है तभी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस रहता है, पिता प्लस माइनस प्लस रहता तभी कोई दिक्कत नहीं था। माइनस प्लस रहेगा तभी दिक्कत नहीं रहेगा, जहाँ प्लस माइनस हुआ तब दिक्कत हो जाएगा। कौन सा रक्त ग्रुप सर्वग्राही, तो AB को सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, सभी से ले सकता है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक आदाता कहा जाता है, क्योंकि उसमें रक्त में AB को सबसे अधिक आदाता यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों कहा जाता है उसे, क्योंकि रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, यानी एंटीबॉडी उसमें होता ही नहीं है, इसलिए इसको सबसे अधिक आदाता यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद कह रहा है कि निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है, तो वो होता है सबसे अधिक दाता एक्सेप्टर होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। इसमें दोनों एंटीबॉडीज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी पुरुष का रक्त AB है, किसी पुरुष का रक्त AB है यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, और तथा महिला का रक्त B है,
पुरुष का ए बी है, महिला का बी है, तो उसके संतान में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? तो उसमें ए बी तो हो सकता है। अगर पुरुष ए बी है और महिला बी है तो ए बी हो सकता है उसका संतान, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, लेकिन ओ कभी नहीं हो सकता है। ए बी अगर पुरुष है और बी उसकी बी महिला का बी है, ए बी पुरुष है, बी महिला है, तो उसका बच्चा का कभी ओ नहीं हो सकता है, ओ नहीं हो सकता। अगर ओ इससे पता चलता है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के माता पिता में से माता पिता ए बी और बी होता है, ए बी और बी होते हैं, ओ नहीं होते हैं, उनके ओ नहीं होते हैं। इसका कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? तो ओ नहीं हो सकता। ए बी और बी अगर जिनके माता पिता हैं तो उनमें ओ उपस्थित नहीं हो सकता है। यदि पिता का रक्त ए है, पिता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप ए है तथा माता का ब्लड ग्रुप ओ है, पिता का ए है, माता का ओ है, तो उसका पुत्र का कौन सा होगा? तो उसका पुत्र का भी ओ होगा। माता का ओ है तो उसका पुत्र का भी ओ होगा। पिता का ए है, माता का ओ है, तो उसका पुत्र का 100% ओ हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माता के ब्लड ग्रुप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, यदि बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को दान दे सकता है? जिसके पास बी है तो वह या तो बी को दे सकता है या ए बी को ही दे सकता है। ए बी को तो कोई भी दे सकता है, ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसको बोलते हैं। या तो बी जिसके पास है तो बी ही को देगा, नहीं तो ए बी को ही देगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दीप्ति की अनुमति कराने के केंद्र उपस्थित होते हैं? तो हाइपोथैलेमस में भूख लगने का ऐसा और भोजन की दीप्ति की अनुभूति कराता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होता है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है, तो सेरेब्रम जो होता है ना, सेरेब्रम वो बुद्धि का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। मस्तिष्क से संबंधित क्रिया को हम सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। सेरेब्रम मस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क को सबसे बड़ा भाग बोलते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं जो होती है ना, उसमें सबसे अधिक प्रयोजन शक्ति होती है। मस्तिष्क कोशिकाएं में सबसे अधिक प्रयोजन शक्ति होती है। पुनर्योजन शक्ति होती है मस्तिष्क कोशिकाओं में। इसके बाद हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन होती है, याद रखें। मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका की बात कर रहा है। सबसे बड़ी कोशिका होती है तो तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? मेरुदंड में 31 जोड़ी होती है। मनुष्य के मेरुदंड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुकी रज्जु में होता है। कशेरुकी प्रतिवर्ती जितनी क्रिया होती है ना, उसका नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो कशेरुकी रज्जु में होता है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में श्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 16%। यानी मनुष्य के जो श्वसन होता है ना, उसके द्वारा वायु जो बाहर निकलती है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मात्र 16% होती है। O2 श्वासोच्छ्वास की स्थिति में बाहर निकलती है वायु, उसमें O2 16% लगता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP निर्माण करते हैं? तो 38। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ATP पर निर्माण करते हैं 38 अणु। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 1 मिनट में 16 से 18 बार लेता है। 1 मिनट में मनुष्य जो होता है ना, 16 से 18 बार, याद रखें, 16 से 18 बार सांस लेता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। भोजन जो होता है ना, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के चलते होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं होगा तो कितना भी भोजन करेंगे ऊर्जा हमें मिलेगी नहीं। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं
जल में ऊर्जा ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो वायु श्वसन कहते हैं। वायु श्वसन इसको बोलते हैं। वायु श्वसन, अवायु श्वसन एक गलती हो जाएगा, जल अपघटन गलती हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन के मौजूदगी में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने की क्रिया को हम वायु श्वसन कहते हैं। हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। सांस जो होता है ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। सांस जो छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पाइरुविक अम्ल का होता है। क्रेब्स चक्र में, क्रेब्स जो चक्र होता है ना, क्रेब्स चक्र होता है, उसमें किसका संश्लेषण होता है? तो पाइरुविक अम्ल का होता है। नेक्स्ट, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो यूरिया होता है। एक नाइट्रोजनीय अपशिष्ट होता है यूरिया। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया यकृत में होता है, लीवर में। यूरिया का निर्माण जो होता है ना वो नाइट्रोजनीय तो होता है, लेकिन उसका निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छानती है? तो ब्रिक में। रक्त में जितना कचरा होता है वह सब ब्रिक में जाके छनाता है। मनुष्य में रुधिर बनता है तो बोमेन संपुट में बनता है। मनुष्य में रुधिर बनता है तो बोमेन संपुट में बनता है। बोमेन संपुट में क्या बनता है? रुधिर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरिक्रोम के कारण होता है। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन ब्रिक से संबंधित है। नेफ्रॉन जो होता है ना ब्रिक से संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद कह रहा है कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायलिसिस के, कृत्रिम गुर्दा जो होता है डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो यूरिया मूत्र में पाई जाती है सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो ब्रिक के द्वारा डायलिसिस किया जाता है। उसके बाद देखेंगे, संवेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के तापमान के विनियंत्रीकरण के लिए संवेदन जो होता है ना शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मानव ब्रिक यानी अश्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौग कौन है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट है। ऑक्सलेट मानव जो ब्रिक होता है जो रक्त का शुद्धिकरण करता है, अश्मरी में कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। ऑक्सलेट। कैल्शियम सल्फेट कहेगा तो गलत हो जाएगा, कार्बोनेट गलत हो जाएगा, अम्ल कहेगा तो गलत, कैल्शियम ऑक्सलेट सही होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेनले का लूप कार्य संबंधित है तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। हेनले का लूप कार्य संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषक मिलता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा उसे भोजन मिलता है, उसे पोषण मिलता है। प्लेसेंटा के द्वारा जो भ्रूण जो तैयार होता है उसे प्लेसेंटा के द्वारा भोजन मिलता है। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? तो अमनियाटिक द्रव में, अमनियाटिक द्रव में तैरता है। जो भ्रूण होता है ना, बच्चा जो होता है वो अमनियाटिक द्रव में तैरता है। ये दोनों द्रव में, कैरियोनाटिक द्रव ये सब गलत है। अमनियाटिक द्रव में जो बच्चा जो होता है ना अमनियाटिक द्रव में तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो युग्मों के संयोजन को कहते हैं? तो दो युग्मों को संयोजन को हम निषेचन बोलते हैं, निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी किसका प्रयोग किया था? तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा शिशु के विकास की जानकारी को पता लगाया जा सकता है। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? तो भ्रूण के विकास के लिए, भ्रूण यानी बच्चा जो होता है ना उसके विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीज अंडासन के द्वारा होती है। बीज अंडासन के द्वारा भ्रूण के विकास का मतलब क्या होता है? खाद्य की आपूर्ति होती है बीज अंडासन के द्वारा। इसके बाद देखेंगे, मुख
के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं। तो अंडा उत्सर्जन को, जो गोली होता है ना, मुख से जो गोली लिया जाता है, जो गर्भ निरोधक गोलियां लिया जाता है, वो अंडोत्सर्जन को क्या करती है, निरोध करती है, उसको मार देती है, अंडोत्सर्जन को मार देती है। नेक्स्ट, टेस्ट ट्यूब नलिकाओं क्या होती है? टेस्ट ट्यूब शिशु में अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में विकास गर्भाशय में होता है। निषेचन जो होता है ना टेस्ट ट्यूब में होता है, लेकिन विकास जो होता है ना वह गर्भाशय में होता है। यानी ऐसे कहेंगे कि निषेचन उसकी प्रक्रिया होती है टेस्ट ट्यूब में होती है, और विकास जो होता है ना वह गर्भाशय में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों का लिंग का निर्धारण होता है किसके गुणसूत्र से होता है? लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। मनुष्य में गर्भकाल होता है तो 9 महीने होता है। मनुष्य का गर्भकाल 9 महीने होता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ट्यूबेक्टोमी स्त्रियों की नसबंदी को बोलते हैं। वैक्सोटोमी पुरुषों की नसबंदी को बोलते हैं। ट्यूबेक्टोमी स्त्रियों की नसबंदी को बोलते हैं। इसके बाद पुरुषों की नसबंदी को वैक्सोटोमी बोलते हैं। पुरुषों की नसबंदी को क्या बोलते हैं? तो वैक्सोटोमी बोलते हैं। प्रथम परखनाली शिशु का निर्माण को क्या बोलते हैं? लुईस। प्रथम परखनाली शिशु का निर्माण लुईस होता है। एमनियोसेंटेसिस द्वारा परीक्षण किया जाता है। तो गर्भ में शिशु की पहचान के लिए एमनियोसेंटेसिस के द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? तो गर्भ में शिशुओं की पहचान किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन यानी डटलेस होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, डटलेस होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वह डटलेस होती है। नेक्स्ट, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं? तो श्रवण को हार्मोन कहते हैं। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को हम हार्मोन कहते हैं। वाहिनी विहीन जिसमें वाहिनी नहीं होती है उस ग्रंथियों के श्रवण को हम हार्मोन बोलते हैं। इनमें से कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो एड्रिनल है, प्यूटरिट है, थायराइड है। तो यकृत जो होता है ना वह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यकृत जो होता है ना लीवर, वह क्या होता है? तो लीवर अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, जबकि एड्रिनल, प्यूटरिट तथा थायराइड ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से एक ग्रंथि नहीं है? तो जठर जो होता है ना, जठर एक ग्रंथि नहीं है, जबकि थायराइड है, यकृत है, अग्नाशय है, ये सब ग्रंथि है। तो जठर ग्रंथि नहीं है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है तो प्यूटरिट ग्रंथि होती है। प्यूटरिट ग्रंथि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है तो प्यूटरिट ग्रंथि होती है, महत्वपूर्ण होती है। प्यूटरिट ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लाया? ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है दूध उतारने के लिए। उसके बाद देखेंगे, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन क्या होता है? TSH होता है। TSH जो होता है ना वह थायराइड स्रावित करने के लिए थायराइड ग्रंथि से थायराइड स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन होता है THS। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन प्यूटरी ग्रंथि से। वृद्धि हार्मोन जो होता है ना, वृद्धि हार्मोन प्यूटरी मस्तिष्क से होता है, उसी से हमारा हाइट बढ़ता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि, यानी वृद्धि हार्मोन प्यूटरी ग्रंथि से होता है। याद रखें, ऑक्सीटोसिन जो पशुओं को दूध उतारने में सहायक होता है वह पीयूष ग्रंथि से होता है। वह कहाँ से स्रावित होता है? वह पीयूष ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शरीर का संतुलन। पीयूष ग्रंथि से अगर प्रभाव पड़ेगा, पीयूष ग्रंथि से अत्यधिक हार्मोन अगर स्रावित हो जाएगा तो असंतुलित विकास हो जाएगा, उसका विकास अच्छा से नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि पीयूष ग्रंथि से मतलब क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का प्रयोग कम करना चाहिए, पशुओं के शरीर का विकास कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गोलकंड में किस ग्रंथि की अपवृद्धि होती है? तो गोलकंड में थायराइड की कमी होती है, सबसे वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी कुसंकृति के कारण मानव शरीर में
मिसिडिमा होता है। तो अवटु ग्रंथि के कुसंक्रिया के कारण अवटु ग्रंथि के कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है। मानव शरीर में क्या होता है? तो मिक्सिडिमा होता है, मिक्सिडिमा। और इसमें ज़्यादा है तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे हम इसका एक पैराग्राफ और चेंज करके हम इसको क्लोज करेंगे। निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? पेसमेकर, तो थायरॉक्सिन को क्या कहते हैं? तो अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। नेक्स्ट, पोनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पोनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। पोनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित हार्मोन में किसको आयोडीन होता है? निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है? तो थायरॉक्सिन में क्या होता है? आयोडीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतः कार्य करती है? तो पाराउट जो अंतः ग्रंथि होता है ना, वह पीयूष ग्रंथि से स्वतः कार्य में करती है। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तो यकृत जो होता है ना, लीवर को सबसे बड़ी ग्रंथि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि टीयर स्रावित करते हैं? आंसू। लैक्रिमल जो ग्रंथि होती है ना, वह आंसू स्रावित होती है, जो क्रोकोडाइल में नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? थाइमस जो होता है ना, थाइमस वह बुढ़ापे में ख़त्म हो जाती है। मादा प्रजनन हार्मोन होता है, तो मादा प्रजनन तो एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है तथा रिलैक्सिन होता है। उपयुक्त सभी मादा प्रजनन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन होता है। नर लैंगिक हार्मोन क्या होता है? तो एस्टेटोस्टेरोन होता है। नर लैंगिक हार्मोन क्या होता है? तो एस्टेटोस्टेरोन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक स्त्री हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन जो होता है ना, एस्ट्रोजन एड्रोजन, ऑक्सिन तथा इंसुलिन एक नहीं होता है। तो एस्ट्रोजन जो होता है ना, वह क्या है? स्त्री हार्मोन है। बीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया था इस बार 66 में। एस्ट्रोजन का स्राव होता है, तो एस्ट्रोजन तो महिला हार्मोन है और उसका स्राव कहाँ होता है? तो गैफ्रियन पुटिका द्वारा होता है। गैफ्रियन पुटिका द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो गैफ्रियन पुटिका द्वारा। एस्ट्रोजन महिला एक क्या है? तो एक हार्मोन है, इसे गैफ्रियन पुटिज के द्वारा होता है। कौन सा हार्मोन? लड़ो और उड़ो। तो एड्रिनल जो होता है ना, उसको बोलते हैं लड़ो और उड़ो। इसके बाद रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क करता है। अधिवृक्क जो होता है ना, वह रक्त दाब का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट, जीवन संरक्षण हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल से स्रावित होता है। जीवन संरक्षण एड्रिनल से। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो अग्नाशय जो होता है ना, अग्नाशय अंतःस्रावी का भी कार्य करती है और बाह्यस्रावी का भी और बहिस्रावी का भी कार्य करती है। अग्नाशय दोनों होती है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। इंसुलिन है एक प्रकार का, क्या है? इंसुलिन एंजाइम होना चाहिए, एंजाइम है। इसको देखेंगे दोस्तों कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? तो इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन जो क्या होता है? एक प्रकार का, इसका उत्तर यही हो जाएगा। इंसुलिन क्या है? तो ये गलत हो जाएगा इसका उत्तर। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? इंसुलिन बीटा कोशिका से। इंसुलिन जो होता है ना, बीटा कोशिका से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? तो अग्नाशय जो होता है ना, अग्नाशय इंसुलिन निस्सारण, इंसुलिन निकालने के लिए अग्नाशय से इंसुलिन निकलते हैं, इंसुलिन निकालने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैंटिंग और बेस्ट ने की थी। बैंटिंग और बेस्ट ने की थी। तो दोस्तों यहीं पे हम वीडियो को क्लोज करते हैं। इसके बाद से हम लेके आएंगे 130 से 183 क्वेश्चन से लेके आएंगे। तब तक के लिए वीडियो लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।